हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ लॉ रिलेटेड टू वीमेन और चिल्ड्रन के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ा था अच्छे से, फिर उससे पहले हमने आईपीआर के बारे में पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, आज हम लॉ रिलेटेड टू वीमेन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ रिलेटेड टू वीमेन और चिल्ड्रन का ये सब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे भारत देश में तरह तरह के कानून बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ कानून किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कवर करता है, कुछ कानून किसी पर्टिकुलर कास्ट को कवर करता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो हर तबके के लिए बनाया गया है। ये पर्टिकुलर लॉ जो है आपका लॉ रिलेटेड टू वीमेन और चिल्ड्रन, ये सिर्फ महिलाओं के और बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उस सब के बारे में बात करता है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए कानून जो बनाए गए हैं उसके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविज़न होगा ना। आपको पता होगा कि हमारे देश के जो भी कानून हैं, ठीक है, उसका सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो सारी प्रोविज़न के बारे में बताता है कि हम कौन से कानून किस हिसाब से बनाएंगे। अब किसी का फंडामेंटल राइट हम वायलेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट कोई भी लॉ छीन नहीं सकता। ठीक है, तो उसके आधार पर हम कानून लाते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के बेनिफिट के लिए कौन कौन से आर्टिकल बात करता है उसके बारे में हम पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जो उनके बारे में बात करता है वो है आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 सेज दैट इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये बच्चों को, महिलाओं को इक्वल राइट देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। आप कोई बच्चा अगर कोर्ट में जाता है तो इसके लिए ये कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि इसके पास समझ नहीं है तो ये इसको नज़रअंदाज कर दो। नहीं, कोई महिला गई है तो ऐसा नहीं कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, वो बाहर नहीं आ सकती। नहीं, सब इक्वल है। तो कोर्ट के सामने, लॉ के सामने सब इक्वल है। तो ये आर्टिकल 14 बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। मेन यहाँ पे सेक्स है। आप लड़का या लड़की में भेदभाव नहीं कर सकते। तो महिलाओं के लिए ये अच्छा है ना, बेनिफिशियरी आर्टिकल है कि भाई महिलाओं के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। बराबर। इसके बाद अगला है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि कोई भी सरकार महिलाओं के लिए अगर कोई स्पेशल लॉज बनाती है, ठीक है, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी मान के उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। आप जाओगे बस में बैठोगे तो देखोगे आगे से महिलाओं के 10 सीट रिजर्व होते हैं, जबकि मर्दों का कहीं सीट नहीं होता लिखा हुआ कि ये मर्द के लिए नहीं। क्यों? वो महिलाओं के लिए बेनिफिशियरी है, महिलाओं के लिए स्पेशल लॉज के अंतर्गत वो सीट रिजर्व किया गया है। तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, पुरुषों का तो कहीं नाम ही नहीं है। नहीं, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्पेशल प्रोविजन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बना सकता है, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आपको पता होगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में है कि हर महिला को जीने का अधिकार है, हर बच्चों को जीने का अधिकार है, उनके पास जीने के लिए जो भी लिवलीहुड को के लिए उनको करना है वो कर सकते हैं। तो पूरा अधिकार दिया गया है उनको। ठीक है, फिर है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है? एज 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ये क्या है? ये उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है। ठीक है, तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बात कर रहे हैं वीमेन और चिल्ड्रन के परिप्रेक्ष्य में। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं फिलहाल वो चिल्ड्रन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 24 में बताया गया है
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। आर्टिकल 24 बोलता है कि कोई भी फैक्ट्री है जिसमें बच्चों को जो है 14 साल से नीचे के बच्चों को प्रोहिबिट किया गया है, तो वो प्रोहिबिशन ही है, ठीक है। आप उसको बच्चों को उस फैक्ट्री में आप नहीं लगा सकते, ठीक है। बेसिकली ये आर्टिकल बोलता है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को आप फैक्ट्री में नहीं लगाओगे, ठीक है। अगला है आर्टिकल 39E, चिल्ड्रेन आर नॉट अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड टू वर्क ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है। आर्टिकल 39E बोलता है कि कोई भी बच्चे को आप अब्यूज नहीं कर सकते या उसको फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, भले ही उसका इकोनॉमिक नेसेसिटी है, वो बहुत गरीब है इसलिए उसको करना चाहिए, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 39F में बोलता है चिल्ड्रेन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, ठीक है। आर्टिकल 39F बोलता है कि भाई बच्चों को पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसके हेल्दीएस्ट लाइफ को डेवलप करने के लिए उसको पूरी सारी की सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 45 बोलता है स्टेट शैल इंडिवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से पहले के बच्चों को, जो भी 6 साल से नीचे का है, उनको एकदम चाइल्डहुड केयर जो भी मिलता है ना, वो सारा मिलना चाहिए। उनको खाने पीने का, पढ़ने का, सब कुछ पूरा सुविधा मिलना चाहिए, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, यह आर्टिकल 45 बोलता है। कुछ प्रोविज़न है जो पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन से हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर वीमेन, सबसे पहले आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। आर्टिकल 15 है, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सेक्स, कास्ट, रेस, बराबर। आप कोई भी महिला है तो आप ये नहीं बोल सकते कि महिला ये काम नहीं करेगी। अभी आपको पता होगा कौन सा एक था ना मंदिर वाला केस, कि उसमें तो सबरी वाला मंदिर, सबरी माला मंदिर ऐसा कुछ था, तो वहाँ पे महिलाओं को जाना निषेध था। उनका भी तो अधिकार है ना भाई जाने का, बराबर। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, महिलाओं को जाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये क्या था, सेक्स के आधार पर कि आप महिला हो इसीलिए नहीं जा सकती, तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 सब क्लॉज 3, इसमें बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन, ठीक है, एंड चिल्ड्रन। तो ये हमने ऊपर में भी पढ़ा था चिल्ड्रन के परिप्रेक्ष्य में, ये महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भी है कि कोई भी सरकार अगर महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाती है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होता है। अगला है महिलाओं के लिए आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1 पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई सरकारी एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी जॉब है, तो उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब महिलाओं को भी उतना ही हक मिलेगा जितना पुरुषों को मिलेगा, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में महिलाओं के लिए, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लॉज बना सकती है उसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए कि ये जॉब का ये क्लास रहेगा, इतने पढ़े रहोगे तो उस क्लास का जॉब मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को जो है, पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया है। अगला है आपका आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। 23 में ये बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाए, और ज़बरदस्ती का जो लेबर कराते थे, काम करवाते थे, फोर्स्ड लेबर, उसको बंद किया जाना चाहिए। अगला है आर्टिकल 38 स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा है, इसीलिए आपको इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत सारे आर्टिकल जो है वो इनडायरेक्टली महिलाओं के फेवर में है। ये 38 जो है डायरेक्टली ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये महिलाओं के लिए ही है, लेकिन इनडायरेक्टली इससे वेलफेयर जो होगा, उससे जो इफेक्ट होता है वो महिलाएं भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 38 दिया है स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द
पीपल। ठीक है, अगला है आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 डी में बताया गया है कि जो भी काम है, अगर इक्वल काम है तो इक्वल पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हालांकि ये ज़मीनी हकीकत पे बहुत कम होता है। वही आप मूवी में देख लो, एक फिल्म का सलमान खान 50 करोड़ लेता है, उसी के साथ अगर कैटरीना कैफ फिल्म कर रही है तो उसको 15 करोड़ मिलता है, जबकि मेहनत दोनों का है बराबर, फिर भी इक्वलिटी है कहाँ? तो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी महिलाओं के फेवर में है। अगला है आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये जो महिलाओं को रिलीफ मिलता है बच्चों के लिए, जो मतलब प्रेग्नेंट होती है, 26 वीक का लीव मिलता है, ये आर्टिकल 14 में मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, कि भाई आपको ये महिलाओं के कंडीशन के लिए आपको करना ही चाहिए। ठीक है, हालांकि ये डीपीएसपी में है तो सरकार इस पर कोशिश करेगी, सरकार बाध्य नहीं है। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, आर्टिकल 12 से 32 तक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। बाकी 33 से लेके आपका 51 तक, ठीक है, वो डीपीएसपी है, उसमें गवर्नमेंट कोशिश करेगी, गवर्नमेंट बाध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 42 हो गया। आर्टिकल 243 है, ठीक है, इसमें बोलता है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स टू दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये बोलता है आर्टिकल 243 सब क्लॉज टी, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। कोई भी महिला है SC ST से बिलोंग करती हैं तो उसके लिए 1/3 सीट जो है रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ठीक है, अभी आपसे अगर पूछा जाएगा कि महिलाओं के लिए लॉज के नाम बताओ कुछ, तो क्या बताओगे महिलाओं से जुड़ा हुआ लॉज? हिंदू मैरिज एक्ट, महिलाएं भी शामिल हैं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, महिलाओं से जुड़े कोई भी एक्ट हैं वो सारा इसमें कवर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, पॉक्सो एक्ट हो गया, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो सारा इसके अंदर कवर होता है। क्रुअल्टी है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है, सती प्रिवेंशन एक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। तो जिस जिस स्टेट्यूट में, जिस जिस लॉ में महिलाओं के बारे में प्रावधान किया गया है वो सारा आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ना है। अब हम लोग डील करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लॉ रिलेटेड टू वीमेन और चिल्ड्रन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होता है। ठीक है, इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्राइवेट टाइप का केस, जैसे मान के चलो महिला के साथ कोई जुड़ा, महिला से जुड़ा कोई अपराध हुआ है बराबर, रेप हुआ या कुछ ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। ठीक है, तो कोई इस तरीके का जो मैटर हो जो जिसमें महिला के चरित्र के बारे में है, ठीक है, या महिला की प्राइवेसी हनन हो सकता है अगर उसको हम पब्लिक प्लेस में कोर्ट के सामने करें। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोर्ट हर उस बंदे को जो कोर्ट में बैठा होता है उनको बाहर निकाल देते हैं, जो पार्टी रिलेटेड है उसको ही कोर्ट के अंदर रहने दिया जाता है, किसी भी मीडिया वाले को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। ठीक है, सिर्फ जज होते हैं उसमें और जो विक्टिम होते हैं और उनके वकील होते हैं। ठीक है, बस उनसे जो भी सवाल जवाब होता है वही होता है, बाकी गेट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है इन कैमरा प्रोसीडिंग। ये खास करके महिलाओं के प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए प्रोसीडिंग लिया जाता है। ठीक है, और इस ये जो है रेप के मामले में, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में, हीनियस अपराध जो महिलाओं के साथ होता है वैसे मामले में इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है। ठीक है, दूसरा है आपका पर्सनल लॉज के बारे में कि भाई महिलाओं के लिए पर्सनल लॉज का क्या क्या कवर होता है पर्सनल लॉज में। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट हम लोग लेंगे। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में आपको पता होगा पोलीगैमी नहीं है। ठीक है, पोलीगैमी का मतलब बहुविवाह, मतलब एक बंदा 4 महिलाओं से शादी नहीं कर सकता। तो हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, मोनोगेमी है। मोनोगेमी का मतलब
एक मर्द के पीछे एक महिला, ठीक है। मतलब एक आदमी सिर्फ एक महिला से ही शादी कर सकता है, इसको बोला जाता है मोनोगैमी। जबकि इस्लाम धर्म में पोलीगैमी है, आप एक मर्द हो तो 4 बीवी रख सकते हो, ऐसा, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी शादीशुदा लाइफ है और अगर आप किसी तीसरी महिला से शादी करते हो ड्यूरिंग दिस, ठीक है, जो आपका शादी चल रहा है कंटिन्यूअस, उसके अगेंस्ट अगर कहीं और जाके शादी करते हो किसी और महिला से, तो उसको बोला जाता है बाइगेमी, ठीक है। और बाइगेमी भी दंडनीय अपराध है, ठीक है। अभी क्या होता है, किसी भी ये जो अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अंदर महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में राइट मिल गया है, ठीक है। आपको बता दूं, पहले महिलाओं को अपने पापा के प्रॉपर्टी में नहीं मिलता था, अभी इक्वल राइट है कि मतलब कोई भी बाप है, ठीक है, उनका 2 बेटा है 1 बेटी है, तो उसके प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा होगा और 2 भाई को 2 मिलेगा और एक भाग उसकी बेटी को मिलेगा, मतलब बेटी बराबरी का हिस्सेदार रहेगी, ठीक है। तो आपसे सवाल कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि महिलाओं का अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मतलब घर में जो बच्चियां होती है या महिलाएं होती है उसका अधिकार क्या है, तो इक्वल राइट होता है, ठीक है। अगला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सक्सेशन भी पढ़ना होता है, अडॉप्शन भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है उसमें प्रोविज़न है कि कोई भी हिंदू है, ठीक है, तो वो बच्चा अगर उसको अडॉप्ट करना है तो आपको उसके उम्र से 21 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। पुरुष हो या महिला हो, उसको 21 साल का गैप रख के बच्चे को गोद लेना चाहिए। दूसरी बात, दोनों पति पत्नी सहमति से लेना चाहिए बच्चे को गोद, ठीक है। तीसरी बात कि उससे पहले उसका कोई बच्चा ना हो, ये भी इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है प्रोविज़न अडॉप्शन के लिए बनाया गया है। मेंटेनेंस का भी लगे हाथ बता देता हूँ मैं। मेंटेनेंस का, जब कोई भी महिला अपने पति को डाइवोर्स देती है और उसके कुछ रीज़न होते हैं, तो उसके बाद उसको जो है मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार होता है। मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार तब नहीं होगा जब महिला अपने स्वेच्छा से अपने पति को छोड़ के चली जाती है और जाने का कोई रीज़न नहीं बताती, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में महिला मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकता। अगर कोई पति है जो शादी के दरमियान सही था, उसकी बीवी अच्छी खासी कमा रही है, उसका पति बाद में डिसेबल हो जाता है, तो उसका पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद कोई बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर वो खुद का देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। कोई भी बच्चा है जो 18 साल से नीचे का है और वो खुद का परवरिश नहीं कर सकता, मेंटेनेंस नहीं कर सकता, तो वो अपने माँ बाप से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। कोई भी बच्चा जो 18 साल से ऊपर का भी है लेकिन वो मैच्योर नहीं है या डिसेबल है और वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो भी वो अपने माता पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका मेंटेनेंस के अंदर कवर होता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था इन कैमरा प्रोसीडिंग। इसके बाद मैंने पर्सनल लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट बताया, सक्सेशन के बारे में बताया, अडॉप्शन के बारे में बताया, मेंटेनेंस के बारे में बताया, ठीक है। तो ये पूरा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीप में पढ़ोगे तो हम लोग जब एग्ज़ाम आएगा तब तक हमारा कवर हो गया रहेगा, तो हम लोग उसको डीप में करते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा फ्लो बनेगा। तो अभी फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताए थे आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट, इसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। कोई भी महिला है, ठीक है, उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर बेनिफिट मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है, जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चा देने तक, ठीक है, उसको 26 वीक का लीव मिलता है और वो लीव 26 वीक का जो है पेड होता है, ठीक है। जहाँ भी वो जॉब करती हैं उनको जो है मिलता है वो 26 मंथ का रिलीफ, ठीक है। जब भी महिला को लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो 6 वीक पहले अपने जो भी ऑफिसर है जहाँ पे वो जॉब करती हैं उनको नोटिस दे सकती हैं और लीव ले सकती है, ठीक है। तो ऐसा चलता है, ठीक है। इसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर कुछ प्रोविज़न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे नोटिस ऑफ प्रेगनेंसी, आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपको नोटिस देना होता है, टाइम बताना होता है कि आप कब प्रेग्नेंट हुई या आपके डिलीवरी कब होने के चांसेस हैं।
Notice can be given at the time of delivery. Once notice is given with proof, the woman will be entitled for 6 week leave for delivery. ठीक है, जब भी आपने दिया है नोटिस तब से शुरू हो जाता है और वो आपका 26 वीक तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका पेमेंट ऑफ बेनिफिट। द अमाउंट पेएबल प्रोसीडिंग प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ डिलीवरी शुड बी पेड इन एडवांस एंड सब्सिक्वेंट पीरियड। The amount should be paid within 48 hours of woman provides for proof of delivery. जैसे ही उस महिला को डिलीवरी हो जाता है तो उसको बेनिफिट मिलता है डिलीवरी का भी अलग से। ठीक है, कि ये पैसा आपको डिलीवरी के लिए मिलेगा, कुछ अमाउंट दिया जाता है। ऑन द डेथ ऑफ द वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट इन सच केस वुड बी गिवन टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय वुमेन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मान के चलो प्रेग्नेंट महिला थी, बच्चा देते समय मर गई, बराबर, तो अब उसका जो बेनिफिट होगा मैटरनिटी बेनिफिट वो किसको मिलेगा? उसको सैलरी तो मिलने वाला था ना 26 वीक का, बराबर, तो अब वो किसको मिलेगा? तो उन्होंने जो महिला है उसने जिसको भी नॉमिनेट किया होगा या उनके जो भी लीगल हियर होंगे उनको वो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है इसके अंदर कवर होते हैं। इसके बाद है आपका फैमिली कोर्ट एक्ट। दी फैमिली कोर्ट एक्ट भी आपको पढ़ना है। फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविज़न है जो आपको पढ़ना चाहिए। फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 में आया था। ठीक है, और ये आया था कि भाई जैसे आपको बता दूं मैं, इंडिया के अंदर टोटल 3 टाइप के कोर्ट्स हैं। ठीक है, पहला है सिविल कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट और तीसरा है फैमिली कोर्ट। ठीक है, सिविल में जो प्रॉपर्टीज़ के वो होते हैं डिस्प्यूट वो आता है, दूसरा है आपका क्रिमिनल कोर्ट जो क्रिमिनल केसेस चलता है, तीसरा है फैमिली कोर्ट जो फैमिली मैटर देखता है। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट के लिए अलग से फैमिली कोर्ट एक्ट लाया गया था, इसके अंदर फैमिली कोर्ट बनाया गया और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के या जो भी पारिवारिक विवाद है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया था। अब फैमिली में क्या प्रॉब्लम होगा, शादी का कुछ अफेयर है या कुछ ऐसा घर के अंदर कुछ ऐसे विवाद हुए जो क्रिएट हो गया है, क्रूअल्टी हो गया, कुछ भी इस टाइप के जो है महिलाओं के पुरुषों के जो भी पारिवारिक विवाद हैं उसको निपटाने के लिए फैमिली कोर्ट बनाया गया था। ठीक है, और इससे क्या होगा तो कोर्ट्स के बर्डन कम हो गए। ठीक है, अब पहले क्या था, एक क्रिमिनल कोर्ट है उसी में सब तरह के मैटर जाते थे, तो इसमें क्या था वो बर्डन बढ़ गया था कोर्ट का। ठीक है, तो ये फैमिली कोर्ट एक्ट लाया गया 1984 में जिसके तहत फैमिली कोर्ट का गठन किया गया। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ फैमिली मैटर जाएगा तो उस कोर्ट को बर्डन कम हो गया ना जो क्रिमिनल कोर्ट था। अब फैमिली कोर्ट का मैटर फैमिली कोर्ट में जाएगा, तो फैमिली कोर्ट में जाएगा तो थोड़ा स्पीडी ट्रायल होगा। क्यों? क्योंकि पहले एक ही कोर्ट में खपचप छप हो जाता था, बराबर, कि ये भी मैटर देखो वो भी मैटर देखो। अब फैमिली कोर्ट का जज है तो उसको सिर्फ फैमिली मैटर देखना है तो फटाफट हो जाएगा कि भाई लेके आओ फटाफट, बराबर। तो स्पीडी सेटलमेंट के लिए, कंसिलिएशन को प्रमोट करने के लिए, मेडिएशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये फैमिली कोर्ट लाया गया था। इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, फैमिली कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। फैमिली कोर्ट के पास सिविल और क्रिमिनल मैटर का दोनों का ज्यूरिसडिक्शन निहित होता है। ठीक है, पावर ऑफ फैमिली कोर्ट, इट हैज ऑल पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शैल अप्लाई। ठीक है, मतलब इनके पास फैमिली कोर्ट के पास सिविल कोर्ट के जितना भी पावर है और क्रिमिनल कोर्ट के जितना भी पावर है। ठीक है, फैमिली कोर्ट फंक्शन कैसे करता है, टू प्रोटेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये शादी से जुड़े विवाद को ज़्यादातर शॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। हैंडल सूट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज और स्पाउसल स्टेटस। ठीक है, शादीशुदा बंदा है या नहीं है, उसका शादी वैलिड है या नहीं है, इस सब के बारे में फैमिली कोर्ट जो है डील करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे कोई मेंटेनेंस का क्लेम किया वो भी फैमिली कोर्ट में आएगा। किसी बच्चे को आपने गार्डियनशिप के लिए क्लेम किया है वो भी आप इनके पास आता है। कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड फैमिली कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब जो है फैमिली रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं वो फैमिली कोर्ट बेसिकली डील करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट फैमिली कोर्ट। अगला है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये बच्चों के लिए है, आपको बता दूं आप, क्योंकि आपका ये एक्ट महिलाओं के लिए भी है बच्चों के लिए भी है, तो ये बच्चों के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया था
अगर 18 साल से नीचे का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसके लिए जे एक्ट बनाया गया है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला है शेल्टर होम। शेल्टर होम क्या होगा? तो शेल्टर होम वो होम होता है जहाँ पे बच्चों को अर्जेंट नीड एंड केयर के लिए लाया जाता है, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन इन अर्जेंट नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट शैल सपोर्ट क्रिएशन फॉर requisite number of shelter homes and drop in center through voluntarily organization, ठीक है। शेल्टर होम जो है एनजीओ को भी दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप चलाओ। गवर्नमेंट खुद के द्वारा भी शेल्टर होम चलाती है। कोई भी बच्चा जो होमलेस है, ठीक है, जिसका घर नहीं है या जिसको बहुत ज़रूरी है वहाँ पे रखना, ठीक है, या कोई बच्चा छोटा मोटा अपराध करके आता है तो जो भी मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट स्टे, बहुत कम समय के लिए किसी जगह पे उसको रखा जाता है, किसी बच्चे को जिसको टेम्पररी नीड है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए, तो उसको शेल्टर होम में लाके रखा जाता है। अगला है आपको पूछा जाएगा चिल्ड्रन होम। चिल्ड्रन होम क्या होता है? तो चिल्ड्रन होम क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एजुकेशन, डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन। किसी बच्चे ने कोई अपराध किया, छोटा मोटा किया है, उसको रिहैब करना है तो वहाँ पे उसको चिल्ड्रन होम में ला के रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जैसे आपका दूसरे प्रोविज़न में कोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे बोर्ड काम करता है, ठीक है। और बोर्ड का काम है कि जो भी बच्चे कुछ अपराध करके आए हैं या बच्चे जिनको नीड ऑफ केयर है, ठीक है, तो वो बोर्ड जो है डिसाइड करती है कि उस बच्चे को कहाँ रखना है, कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट करना है, वो बच्चा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करता है और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बनवाती है और उनके कुछ पावर्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। हमेशा याद रखना जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ोगे तो उसमें दो तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक है जुवेनाइल इन प्रोटेक्शन एंड केयर और एक होता है जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है कि उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, तब उसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो तब उसको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको लाया जाएगा कहाँ पे? जेजेबी के पास, और जेजेबी उसको कहाँ भेजेगी? चिल्ड्रन होम में, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा है जो चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्शन है, मतलब कहीं पे भीख मांगता हुआ पकड़ा गया या कहीं पे वो लावारिस पड़ा था या जिसका माँ बाप मर जाता है, बराबर, तो उसको बोला जाता है चाइल्ड इन नीड एंड केयर, ठीक है। तो उसको जो है शेल्टर होम में रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्या था ऑब्जेक्ट? तो बच्चों को प्रोटेक्शन मिले स्पेशल, इसके लिए बनाया गया था। पहले क्या था कि बच्चा अपराध करे या जवान, एक ही साथ सबको डाल दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि बड़े लोगों के साथ जो बच्चा जाता था वो भी, जैसे आपने मूवी देखा होगा अमिताभ बच्चन का, कल्लू से कालिया बन जाता है। कल्लू कितना साधारण व्यक्ति रहता है, गाड़ी घोड़ा चला के पैसे से पेट भरता है और जेल जाता है, माइनर रहता है वो, जेल जाता है और बड़े बड़े गुंडों के साथ उसकी दोस्ती होती है, कालिया बन के निकलता है, फिर वो गुंडागर्दी करने लगता है, बराबर। तो ये होता है। तो इसीलिए ये सब ध्यान में रख के उनको लगा पार्लियामेंट को कि नहीं यार, अब बच्चों के लिए ज़रूरत है कि एक नया सेपरेट लॉ होना चाहिए, उनके लिए अलग से सेपरेट कोर्ट होना चाहिए, सेपरेट जेल होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों के लिए जो सेपरेट जेल होता है वही होता है चिल्ड्रन होम। सेपरेट कोर्ट जो होता है वो होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। और सेपरेट आपका जो है क्या बोलते हैं, प्रोसीडिंग भी इसका चलता है। अभी आपको पता होगा पोर्शे कार वाला बच्चा माइनर था और उसने कुचल दिया था, तो उसको जेजेबी ने छोड़ दिया ना, बोला नहीं बच्चा है ये। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो कोर्ट होता है, जो प्रोसीडिंग चलाता है, उसको बोला जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी बता दिया। इसके बाद है आपका, इसमें 2 लाइन लिखा भी है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, दोनों को ये जेजेबी
ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कवर करता है। ठीक है, एक बार मैं और बता दूं अच्छे से। चिल्ड्रेन इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन का मतलब है कि उसको सिर्फ केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मतलब वो या तो लावारिस पाया गया है, या तो उसको कहीं से भीख मांगता हुआ उठाया गया है, या किसी बदतर स्थिति में था। ठीक है, तो उसको सिर्फ नीड, केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है कि उसने कोई अपराध किया है, तब उसको जो है रिहैब सेंटर हमें भेजना है। तो ये दो तरीके के बच्चों के बारे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करता है। इसके बाद है अगला आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अंदर क्या कर रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें दिया था माइनर के साथ एग्रीमेंट करने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया गया है, क्योंकि उसमें माइनर का भी जिक्र किया गया था। ठीक है, तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ किया जाता है तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, और आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लॉफुली बनता ही नहीं है। ठीक है, और ये मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद कहा था। ठीक है, कि आप बच्चे के साथ जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो है, बाद में आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बच्चे का ऑब्लिगेशन नहीं होता है उसमें। तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी इसके अंदर कवर किया गया है। अब अगला लॉज है आपका इंडियन पिनल कोड। अब इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या बताया गया है, तो ये बात करते हैं। देखिए, इंडियन पिनल कोड, जिसको अभी भारतीय न्याय संहिता कहा गया है, सेमेस्टर 2 में है। ठीक है, ये इसमें आपसे पूछ रहा है स्टॉकिंग क्या होता है। तो महिलाओं से जुड़े जो भी अपराध आपके आईपीसी में हैं या बीएनएस में, वो सारा इसमें कवर होगा। क्यों? क्योंकि ये वीमेन से रिलेटेड लॉज के बारे में बात करता है। तो आपको बीएनएस के भी महिलाओं से जुड़े जो भी अपराध हैं एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी महिला को फॉलो करना उनके विल के अगेंस्ट। ठीक है, कोई महिला है और आप उसका पीछा कर रहे हो, वो महिला आपको रिजेक्ट कर चुकी है पहले ही कि देखो मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, बावजूद इसके आप उसके पीछे पड़े हो, उसके डिसइंटरेस्ट करने के बाद भी। ठीक है, कि उसने बोल दिया कि मेरा आप में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे जा रहे हो, सोशल मीडिया पे उसके फ़ोटो देखते हो, फ़ोटो स्टॉक करते हो, उसको फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये सब स्टॉकिंग के अंदर कवर होता है। ठीक है, दूसरा है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी भी महिला को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखना या ऐसी प्राइवेट स्थिति में देखना जहाँ पे उसको ये उम्मीद ना हो कि मुझे कोई देखे। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति में आप उनको देखते हो या तस्वीर लेते हो तो ये वॉयरिज्म होता है, और इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है। ठीक है, जैसे कोई महिला नहा रही है तो वो चाहेगी कि उसे कोई देखे नहीं, तो अगर आप ऐसी परिस्थिति में उनको देखते हो या उनकी तस्वीर लेते हो तो आप वॉयरिज्म कर रहे हो। ठीक है, अगला है आपका अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी मर्द शादीशुदा हो, ठीक है, उसकी वाइफ किसी तीसरे मर्द के साथ या किसी मर्द का जो बीवी है उसके साथ कोई तीसरा मर्द सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको बोला जाता है अडल्ट्री। ठीक है, हालांकि ये अभी वाले एक्ट में हटा दिया गया है, तो आपको अडल्ट्री नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहले वाले में अडल्ट्री था तो पूछा जाता था, अभी वाले में, नया वाले में बीएनएस में अडल्ट्री को हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका रेप, डिफाइन रेप। ठीक है, तो रेप भी आपका आईपीसी के अंदर बहुत भारी अपराध है। रेप या गैंग रेप, आपको कोई भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो रेप का मतलब है कि किसी महिला के साथ उसके विल के अगेंस्ट, ठीक है, या बिना कंसेंट के अगर आप उसके साथ फिजिकल होते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट एंड विदाउट हर विल, दैट इज अमाउंट टू रेप। ठीक है, इसको जो है पनिशेबल ऑफेंस है ये। ठीक है, और बस यही है रेप का। और गैंग रेप का मतलब है कि दो या दो से अधिक बंदा अगर किसी महिला का रेप करता है तो वो गैंग रेप होगा।
अगला है आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपको पता होगा कि आईपीसी के अंदर डाउरी डेथ के बारे में भी प्रोविज़न है। 304 बी में पहले वाले में था, जिसमें ये बताया गया था कि किसी महिला के साथ अगर 7 सालों के भीतर शादी के अगर वो मरती है, उसके पीछे रीज़न होता है जल बॉडी बर्न किया गया या कटा फटा है, ठीक है, तो वो डाउरी डेथ माना जाएगा अगर डाउरी का डिमांड किया गया होगा तो। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी एक बना दिया था। इसके अंदर महिलाओं के लिए डाउरी के लिए प्रोविज़न है, अगर कोई डाउरी देता है या लेता है तो दोनों दंडनीय अपराध है। ठीक है, और अगर 7 साल के भीतर उस महिला की डेथ होती है, ठीक है, तो उसके लिए उसके पति को डाउरी डेथ के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, अगर उस महिला का जो है सर्कमस्टांशियल डेथ हुआ हो तो। ठीक है, अब इसमें पनिशमेंट क्या है, तो इसमें पनिशमेंट जो है आपका कम से कम 7 साल का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होता है। ठीक है, इसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आपको पता होगा पॉस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यह आपका आया था विशाखा के केस से, बराबर। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी महिला अगर जॉब पे है तो उसका जो है सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उसको पूरा प्रोटेक्शन मिले, इसके बारे में पूरा प्रोविज़न बनाया गया था कोर्ट के द्वारा, बराबर। तो सेक्सुअल हरासमेंट को इस एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है, तो सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर देन फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट। नीचे 4-5 एक्ट दिया हुआ है, उसमें से अगर आप कोई भी एक एक्ट करते हो तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आएगा। सबसे पहला है फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, अगर आप महिला के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना चाहते हो या कोशिश करते हो तो सेक्सुअल हरासमेंट होगा। दूसरा है ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। आप सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, चलो ना मूवी देखने या तुम्हारा प्रमोशन करा देता हूँ चलोगी, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी ऐसे रिक्वेस्ट आप करते हो सेक्सुअल फेवर के लिए, ठीक है, तो वो होता है सेक्सुअल हरासमेंट। तीसरा है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। ठीक है, चौथा है शोविंग पोर्नोग्राफी। पांचवा है एनी अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये सारा सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर कवर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका, इसके जो भी कंपनी है वहाँ पे अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, उस कंपनी के द्वारा, उसके अंदर 2 तरीके का कमेटी होगा, एक होगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, दूसरा होगा लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, अब इसमें कंप्लेन आप कैसे कर सकते हो, तो जो भी महिला है उसको अगर कंप्लेन करना है, ठीक है, तो वो कंप्लेन कर सकती हैं इस कमेटी के पास। फिर कमेटी सामने वाले ये अक्यूज्ड को जो है समन भेजेगी। ठीक है, फिर उस कंप्लेंट के आधार पर इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है 10 दिनों के भीतर कमेटी के पास सौंपी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो भी महिलाओं को जो भी रिलीफ देना होगा वो रिलीफ महिला को दिया जाएगा। फिर अक्यूज्ड से सेटलमेंट के लिए बोला जाएगा, अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं दोनों तो सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेटलमेंट करके जो भी रिस्पोंडेंट से फाइन के तौर पर कुछ लेना होगा तो कमेटी जो है वो ऑर्डर पास करेगी और फिर वो केस जो है सेटल होगा। ठीक है, अगर कोई भी महिला फॉल्स कंप्लेन करती है तो उसके लिए भी प्रोविज़न कमेटी के पास रहेगा। वो पूरा इंक्वायरी करने के बाद फिर उस मर्द को जो भी कंप्लेन किया होगा, जिसको पता चला होगा कि ये फॉल्स कंप्लेन है, फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ठीक है, तो इसका ये जो आपका पॉस एक्ट है वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस से आया था। ठीक है, इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी महिलाओं के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने हाल ही में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी की ज़रूरत है। यूसीसी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जैसे मान के चलो कोई भी महिला है, ठीक है, अगर वो मुस्लिम है और उनका शादी होता है तो उसके पति के पास 5 शादी करने का ऑप्शन है, 4 शादी करने का ऑप्शन है, बराबर। तो वो उसका जो राइट था उस महिला का कि पति के साथ एकदम खुशी खुशी जिए, राइट टू लाइफ लिव, फिर डिग्निटी के साथ जीने का, वो तो ख़त्म हो जाता है ना। पति एक को डाइवोर्स दे देता है, दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरे को डाइवोर्स दे के तीसरे के साथ चला जाता है, बराबर। तो ऐसे में तो हर महिला का अधिकार हनन हो जा रहा है ऐसे में। ठीक है,
फिर आपका जब मोहम्मडन लॉ पढ़ोगे तो उसमें ऐसा प्रोविजन है कि महिलाओं को इक्वल राइट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रोविजन है जो जैसे सक्सेशन का है, मेंटेनेंस का है, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है जो हिंदू लॉ से मेल नहीं खाता है, बराबर। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को बहुत परेशानी होता है। अगर एक लॉ हो जाए, ठीक है, सबके लिए समान कानून, एक महिला एक पति है तो दोनों पति पत्नी ही रहे, उसके बाद वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। सक्सेशन के लिए सबका बराबर होना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए सबका बराबर हो, बराबर। तो कोर्ट का वजन थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, फिर मामला सुलटाने में उनको दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या होता है, हिंदू लॉ में तो एक शादी है तो उनको याद रहता है कि यार एक ही शादी अलाव है। अब मुस्लिम लॉ का केस आ गया तो अब उनको फिर पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कितना है, बराबर। तो हर तरह के अगर पर्सनल लॉज होंगे तो कोर्ट के ऊपर थोड़ा बर्डन बढ़ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि भाई एक देश एक कानून, चाहे वो शादी के लिए हो, डाइवोर्स के लिए हो, इनहेरिटेंस के लिए हो, अडॉप्शन के लिए हो, सक्सेशन के लिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लिए एक ही विधि होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, बराबर। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसलिए है, पर्सनल लॉज आर अ लूप होल, ठीक है। जितने भी पर्सनल लॉज हैं सब में सारे में लूप होल्स हैं, ठीक है। साइन ऑफ अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, ये जो यूसीसी है वो चिन्ह है कि भाई ये डेवलपिंग कंट्री है, प्रोग्रेसिव कंट्री है, ठीक है। इसके बाद है इट विल गिव मोर राइट्स टू वीमेन, यूसीसी जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार देने वाला है। इसके बाद है ऑल इंडियंस शुड बी ट्रीटेड द सेम, भारत के अंदर जो भी है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके राइट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है इट प्रमोट्स रियल सेक्युलरिज्म, ये जो है सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये रियल सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद है चेंज हैज बीन द लॉ ऑफ नेचर, समय के साथ हम कानून को बदल रहे हैं तो ये ज़रूरी भी है ना, और ये नेचर के साथ ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ज़रूरी है यूसीसी के लिए, ठीक है। मतलब यूसीसी जरूरी है इन बातों को ध्यान में रखते हुए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन इंक्लूडिंग वीमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, वाइल ऑल्सो प्रोमोटिंग नेशनलिस्टिक इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि महिलाओं को, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, महिलाएं हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उसको जो है पूरी राइट मिले और उनके साथ इक्वलिटी के साथ जो है काम हो, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये भी महिलाओं के लिए ही था, महिला और बच्चे इसमें शामिल होते हैं, जो महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले जाते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, बराबर। तो वो होता है, तो सेक्शन 2B में बताया गया है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के चाइल्ड के बारे में, जिसमें बोलता है एनी चाइल्ड विच हु इज नॉट कंप्लीटेड 16 ईयर्स, ठीक है। तो इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंदर 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो चाइल्ड माने जाते हैं, ठीक है, उससे ऊपर चाइल्ड में नहीं आते। अब इमोरल ट्रैफिक एक्ट का आपको शॉर्ट नोट बोल देगा लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये लिखना है कि भाई ये एक्ट जो है कब आया था, इन्फोर्समेंट में कब आया था, ये इसका पर्पज़ क्या था, अभी वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बराबर। तो ये सब जो है आपको उसके अंदर कवर करना है। इसके बाद है चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है? तो चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, पहले जो आप लोगों को पता होगा बाल विवाह हुआ करता था, ठीक है, जिसमें बच्चों के साथ ही शादी हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था, न बच्चे डेवलप हो पाते थे, पूरा कुपोषण का शिकार हो जाते थे, ठीक है। तो इस सब को रिस्ट्रेन करने के लिए, बंद करने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी बच्चा 18 साल से नीचे का है लड़की, और लड़का 21 साल से नीचे का है, तो वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो है, ये बोलता है कि कोई भी बच्चा 18 से ऊपर होना चाहिए लड़की, और लड़का 21 साल से ऊपर, तो वो दोनों शादी करने के लिए लाइबल हैं, एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? चाइल्ड मैरिज एक्ट को लाने के लिए ज़रूरत क्या था, ठीक है। तो सबसे आप लोगों को पता होगा कि चाइल्ड मैरिज जो है एविल था हमारे समाज का, ठीक है।
मतलब 12 साल 10 साल 8 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, न वो डेवलप हो पाते थे, न समझदारी उसमें विकसित हो पाती थी, बराबर। तो इससे सोसाइटी पे रॉन्ग बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। तो ये सब ध्यान में रख के उसको हटा दिया गया। बचपन में शादी कर दिया जाता था तो वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, बराबर। तो ये सब जो है बहुत सारी कुरीतियां थी उसके अंदर, तो उसको हमने एलिमिनेट किया और फिर हमने चाइल्ड ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया 2006 में, ठीक है। इसके अंदर मेन था कि भाई जो भी बच्चों के साथ हो रहा था शादी बचपन में ही कर दो, फिर वो डेवलप नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं कर पाते थे, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से जल्दी निपटने के लिए शादी कर देते थे, बराबर। तो ये सब जो है ख़त्म करने के लिए चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है लाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेहर क्या होता है, मेहर या डावर क्या होता है, ठीक है। तो मेहर या डावर वो एक अमाउंट होता है जो शादी के समय उसके पति अपनी वाइफ को कंसिडरेशन के तौर पे देता है। आपको पता होगा हिंदू मैरिज एक्ट में शादी जो है एक सैक्रेड रिचुअल है, ठीक है। जबकि मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर मुस्लिम मैरिज जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता होगा कि कंसिडरेशन देना होता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है ना। तो इसीलिए मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जब मुस्लिम में लड़के लड़की का शादी होता है तो लड़के वाले लड़की वाले को कुछ अमाउंट देते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन के तौर पर कि ये मैं आपके लिए जमा रखता हूँ। अब वो कंसिडरेशन अमाउंट जो है जिसको डावर या मेहर कहा जाता है, वो महिला जब चाहे वो कंसिडरेशन अमाउंट ले सकती है अपने पति से, ठीक है। तो वो होता है डावर या मेहर। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है मुट्टा मैरिज क्या होता है मुस्लिम लॉ में। तो मुट्टा मैरिज का मतलब, मुट्टा का मतलब होता है स्पेशली में इंजॉयमेंट, ठीक है। तो जब कोई शादी इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है, तो वो मुट्टा मैरिज होता है। मुट्टा मैरिज टेम्पररी मैरिज होता है, हालांकि इसको अभी लोग फॉलो नहीं करते हैं, पहले बहुत चलता था मुट्टा मैरिज, ठीक है। तो मुट्टा मैरिज का मतलब होता है टेम्पररी पीरियड के लिए कोई शादी किया जाता है जो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है मुट्टा मैरिज। इसके बाद अगला है आपका इद्दत क्या होता है। इद्दत पीरियड का मतलब होता है इद्दत इज अ पीरियड of 4 months and 10 days where the woman has to remain in seclusion and is obtained from marrying another person। जब कोई शादी से महिला या पुरुष जो भी है अगर डाइवोर्स देता है अपनी पत्नी को, तो डाइवोर्स के बाद महिलाओं को शादी करने का अधिकार जो मिलता है वो इद्दत पीरियड के बाद मिलता है, ठीक है। तो इद्दत पीरियड कौन सा होता है, 4 months 10 days, ठीक है। उसके बाद वो महिला जो है शादी कर सकती है। इसके बाद अगला है आपका मुस्लिम लॉ के अंदर जो है पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या होता है, तो पोलीगैमी का मतलब क्या होता है, पोलीगैमी एक रिलेशनशिप का नाम है, ठीक है, जिसमें एक मर्द जो है 3-4 महिलाओं से शादी कर सकता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पोलीगैमी। मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर शादी करने के कितने टाइप्स हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो कितने टाइप के मैरिज होते हैं इन मुस्लिम लॉ। मैरिज इज अ सीन एंड सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, ठीक है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर जो है मुस्लिम मैरिज के अंदर मैरिज होता है। अब कितने टाइप के मैरिज होते हैं, तो एक होता है वैलिड मैरिज जिसको सही मैरिज बोला जाता है। दूसरा होता है फसीद मैरिज जिसको इरेगुलर मैरिज कहा जाता है। तीसरा होता है बैतिल मैरिज जिसको वॉइड मैरिज कहा जाता है। और चौथा होता है मुट्टा मैरिज जिसको टेम्पररी मैरिज कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। इसके बाद है आपका मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर आप डिसॉल्व कैसे कर सकते हो शादी को, तलाक कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला होता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, पहला है तलाक, ठीक है। आप तलाक बोल के ख़त्म कर सकते हो। तलाक 3 टाइप से दे सकते हो, एक होता है तलाक अहसन, दूसरा होता है तलाक हसन और तीसरा होता है तलाकुल बिद्दत। ये 3 टाइप के तलाक होते हैं। अगला है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों पति पत्नी अपनी सहमति से अगर डाइवोर्स लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है म्यूचुअल कंसेंट बाय डाइवोर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहला होता है खुला, दूसरा होता है मुबरत, ठीक है। खुला का मतलब है कि भाई पत्नी अपनी मर्जी से पति को छोड़ देता है, उसको बोला जाता है खुला, ठीक है। और जब पति अपनी वाइफ को छोड़ देता है
सहमति से, दोनों में सहमति होना चाहिए, तब होगा डाइवोर्स, ठीक है। लेकिन जब पति छोड़ता है तो मुबरत होता है, जब पत्नी छोड़ता है तो खुला होता है, ठीक है। इसके बाद मतलब छोड़ने का ऑप्शन रखता है, ऐसा बेसिकली। इसके बाद अगला है आपका जुडिशियल डिक्री। जुडिशियल डिक्री भी होता है इन लोगों में, कोर्ट के थ्रू, ठीक है। कोर्ट ने अगर दे दिया कि भाई डाइवोर्स है तो ठीक है, डाइवोर्स कर लो, ठीक है। इसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर भी महिलाओं और बच्चों के लिए प्रोविज़न बनाया गया था, ठीक है। खास करके बच्चों के लिए ILO में प्रोविज़न है कि भाई कौन से एज लिमिट तक आप बच्चों को लेबर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। तो इसका इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मकसद है कि चाइल्ड लेबर को एबॉलिश कर दिया जाए, बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। दूसरा है ए चाइल्ड बिलो 14 ईयर ऑफ एज शुड नॉट वर्क इन एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है तो बच्चों को उसमें 14 साल से नीचे के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता। तीसरा है ये जो ILO बोलता है बच्चों के लिए, वो ये कि द कन्वेंशन परमिट यंग पर्सन बिटवीन 13 to 15 टू बी एम्प्लॉयड ऑन लाइट वर्क। 13 साल से 15 साल के अगर कोई बच्चा है, अगर वो जॉब करना चाहता है तो लाइट वर्क उनको देना चाहिए, हल्का फुल्का काम उसको दिया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंटेनेंस, ठीक है, जिसका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। मेंटेनेंस को CRPC के सेक्शन 125 के तहत दिया जाता था। मेंटेनेंस में बच्चा भी क्लेम कर सकता है, वाइफ भी क्लेम कर सकता है और बूढ़े माँ बाप भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। वाइफ तब करेगी जब पति उसको डाइवोर्स दे देता है। महिला अपने मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहती और पति का घर छोड़ के चली गई है बिना किसी कारण के, तो उस कंडीशन में महिला मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 498A। जब IPC आप पढ़ोगे तो उसमें 498A था डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, ठीक है। महिला के साथ आप घर में कोई किसी तरीके का जो है क्रूअल्टी करते हो, मान के चलो, ठीक है। तो मतलब किसी महिला को गाली गलौज देना, खाना नहीं बनाती है तो ताना देना, डाउरी डिमांड करना, ये सब क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है, ठीक है। आप उस तरीके का जो है अपराध महिला के साथ घर में नहीं कर सकते। वो कोई भी महिला हो सकती है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हर महिला पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अपना एक बेटी अपने बाप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकती, कर सकती है। एक बहन अपने भाई के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर सब कवर होता है। लेकिन क्रूअल्टी के केस में सिर्फ सास ससुर और उसका पति कवर होता है। उसमें भाई अगर किसी को गाली दे दिया अपनी बहन को तो वो क्रूअल्टी नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है आपका, इसमें जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है हम लोगों को वो है कमीशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन। महिलाओं के लिए जो कन्वेंशन बनाए गए हैं, बच्चों के लिए जो कन्वेंशन बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारे इंडिया में है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है। महिलाओं के लिए NCW आप लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में है, जो कि 1990 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये फॉर्म हुआ था आपको नेशनल कमीशन एक्ट के तहत, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो अथॉरिटी है NCW, वो महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है और उनके डिग्निटी के लिए काम करता है कि भाई हर महिला को इज्जत के साथ जीने का पूर्ण अधिकार मिले। अब ये NCW जो है उनके क्या राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं, तो उनके राइट्स क्या हैं। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन इज टू फैसिलिटेट रिड्रेसल मैकेनिज्म and also to take legislative measures to curb the disparity. It provides the government with advice to make policies and laws that are more prone to protect safeguard the right of women. कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो NCW उसमें एडवाइस दे सकती है अपना कि इस लॉ को इस तरीके से बनाया जाए, ठीक है, ताकि महिलाओं के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। NCW हर महिला के अधिकार के लिए लड़ती है। जैसे कोई जेल विजिट करना हो और वहाँ पे महिला कैदी हैं तो वहाँ पे वो जा सकती है, उनका रिव्यू ले सकती है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये सब उनका काम होता है, ठीक है।
अब ये एनसीडब्ल्यू फंक्शन कैसे करती है, काम क्या क्या करती है? तो एनसीडब्ल्यू किसी भी ऐसे अपराध की सूचना अगर एनसीडब्ल्यू को मिलती है कि यहाँ पे महिलाओं के साथ ज्यादती किया गया है, तो वो जो एनसीडब्ल्यू है वो अपने स्तर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, ठीक है, एग्जामिनेशन करवा सकती है उस सारे प्रोसीडिंग का कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा, ठीक है, डिटेल ले सकती है। अगर कहीं पे महिलाओं के साथ उनके राइट्स को वायलेट किया गया है तो वो कोर्ट में उनके लिए लड़ सकती है, वो महिला के लिए, ठीक है। इसके बाद महिला के प्रोटेक्शन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए एनसीडब्ल्यू जो है काम करती है। कोई भी एनसीडब्ल्यू है, स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो या यूनियन लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो एनसीडब्ल्यू, ठीक है। महिलाओं के लिए जो कमीशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है और सेंटर लेवल पे भी होता है, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पर है तो एनसीडब्ल्यू, स्टेट लेवल पे है तो एससीडब्ल्यू, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डीसीडब्ल्यू। तीनों का काम यही है कि अपने अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट सौंपे कि उनके पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में कितने एनसीडब्ल्यू के रिपोर्ट फाइल हुए हैं, कितनी महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है और वो कहाँ कहाँ पे काम कर रही हैं। ये पूरा रिपोर्ट उनको महीने में या सालाना उनको देना होता है, ठीक है। इसके बाद बेसिक जो फंक्शन है, ह्यूमन राइट कमीशन भी इसमें रोल में आता है, ठीक है। एचआरसी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी महिलाओं के लिए काम करता है। अब ये क्या क्या काम करता है? तो ये ह्यूमन राइट जहाँ जहाँ वायलेशन होता है वहाँ काम करता है, चाहे वो मर्द का हो या महिला का हो। तो हम पर्टिकुलरली महिला का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम महिलाओं के अधिकार के बारे में ही ज्यादा बात करेंगे। तो एनएचआरसी भी महिलाओं की बात करता है, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। इसके बाद है आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है कब आया था? 2005 में आया था, ठीक है। ये महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटीज होते थे, उनको जला दिया जाता था, उनको ताना दिया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, यहाँ तक होता था कि उनको रूम में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसा भी दौर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। सरकार को लगा कि 2005 में कि नहीं, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, तो उन्होंने कानून बनाया। अब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ही हो, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो सारा कवर हो जाएगा आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, ठीक है। इसके अंदर भाई अपने बहन के ऊपर, बहन अपने भाई के ऊपर, माँ अपने बेटे के ऊपर, बीवी अपने पति के ऊपर, सास अपनी सास के ऊपर, कोई भी किसी महिला के द्वारा या किसी पति के द्वारा अगर वो वायलेंट का शिकार हुई है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो अपना केस दर्ज करा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कवर होता है। तो ये मोटा मोटी आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। और इसके बाद मैंने हिंदू लॉज भी बता दिए, मुस्लिम लॉ भी बता दिया थोड़ा बहुत, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद है आपका एक लास्ट टॉपिक जो इस लॉ रिलेटेड टू वीमेन में इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी महिला को अगर बच्चा पेट में, गर्भ में बच्चे हैं, तो उसको अगर टर्मिनेट कराना है तो उसके भी अधिकार हैं उनके पास, ठीक है। MTP allows termination of pregnancy up to 20 weeks of pregnancy। अगर कोई महिला 20 महीने की जो है 20 सप्ताह का अगर प्रेगनेंसी है उनका, ठीक है, तो वो टर्मिनेट कर सकती हैं, ऐसा सेक्शन 5 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ये एक्ट लाने की जरूरत क्या थी? टर्मिनेशन एक्ट, ठीक है। तो इसको लाने की जरूरत ये थी टू प्रोवाइड फॉर द लॉफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, ठीक है, इन सर्टेन केसेस ओनली। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे महिलाओं को टर्मिनेशन करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट जो है बनाया गया था। द एक्ट प्रोवाइड सर्कमस्टांसेज इन विच अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, ठीक है। इट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द वुमन एंड नॉट टू द अनबॉर्न चाइल्ड। ये खास करके तब अलाउ किया जाता है जब वो महिला को सुरक्षा देना हो, ठीक है। वो बच्चे को सुरक्षा देने के लिए ये लॉ जो है नहीं बनाया गया था, ये याद रखना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट महिलाओं को बचाने के लिए बनाया गया था, उनके अनबॉर्न चाइल्ड को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है।
तो किस परिस्थिति में उस महिला को टर्मिनेट करने के लिए दिया जाना चाहिए अधिकार, तो वो कोर्ट डिसाइड करता है और उसके हिसाब से फिर कोर्ट उनको करने देता है। ठीक है, तो यही सब था आपका। एक इसमें ये भी है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का। क्रिश्चियन कौन होता है, तो क्रिश्चियन का मतलब है जो भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, प्रोफेस करता है, वो क्रिश्चियन होता है। ठीक है, इसके बाद इनका 60 सेक्शन 60 जो है उनके अंदर यहाँ पे शादी वादी के बारे में प्रोविजन करता है कि भाई कोई लड़की है तो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, लड़का है तो 21 साल से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्रिश्चियन ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद उनका जो है शादी के लिए एक प्रीस्ट होना चाहिए। ठीक है, और भगवान के नाम पर उनके अलमाइटी गॉड होते हैं, लॉर्ड जेसस बोला जाता है, क्रिस्ट। ठीक है, उनको ध्यान में रख के शादी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो क्रिश्चियन लोगों को जो प्रीस्ट होते हैं, जो भी चर्च का होल्डर होता है, वो उनको लाइसेंस ग्रांट करते हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है ऐसा। ठीक है, और फिर वो किसी चैपल में शादी करते हैं, चैपल या चर्च बोला जाता है, वो लोग वहां पे शादी करते हैं। तो ये मोटा मोटी आपके सब्जेक्ट में यही था। हम लोग आगे आप लोगों के मॉड्यूल के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।